हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन समझने के लिए एक हमें टर्म समझ में आना चाहिए, चेंज। व्हाट इज चेंज? चेंज क्या होता है? कोई भी चीज अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रही है, इसका मतलब वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये देखो, इनिशियल स्टेट से कोई भी सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है फाइनल स्टेट में, ये चेंज हो रहा है। अब ये चेंज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, व्हाट इज चेंज? चेंज मतलब कि भी किसी भी एक ऐसा प्रोसेस जिससे कोई सब्सटेंस जो है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज हो रहा है। इनिशियल मतलब जो उसके शुरू शुरू में स्टेट है, और फाइनल मतलब जो उसकी बाद में स्टेट है। ठीक है, तो ये चेंज जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना। ठीक है, फिजिकल स्टेट में चेंज आना, शेप में, साइज में चेंज आना। ये जो है प्रोसेस जो है ये फिजिकल चेंज का ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है वो वापस से अपनी इनिशियल वाली स्टेट में आ सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। आइस का मेल्ट होना, वाटर का बॉईल होना। वाटर को हमने बॉईल कर लिया, वापस से वो वाटर कंडेंस होके बन सकता है। आइस को हमने मेल्ट कर लिया, वो वापस से आइस बन सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। दूसरा टाइप है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना। ठीक है, जैसे इसमें भी शेप, साइज, स्टेट में चेंज होगा, बट अलोंग विद दिस हमारा केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज होगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन मतलब लोहे में हमारा जंग लग जाना, ये हमारा केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, वुड का बर्न होना, लकड़ी को हम जला देते हैं तो क्या मिलता है हमें? ऐश मिलता है। ऐश वापस से हमारा वुड तो नहीं बन सकता ना, तो इसलिए ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? इरिवर्सिबल, ये वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैंने कुछ इसमें एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि ये हमारा इनिशियल चेंज है, ये हमारा फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। ठीक है, सबसे पहले मिल्क से कर्ड का बनना, दूध से दही का बनना, ये बताओ क्या केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है? ये हमारा केमिकल चेंज है। हम दही को फिर वापस से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा कैसा है? केमिकल चेंज है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया, केमिकल चेंज है। ठीक है, ग्रेप्स से अल्कोहल बनना, अंगूरों से जो शराब बनाई जाती है वो हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। मतलब अगेन उसमें फाइनल उसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गए। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को हमने फाड़ दिया, क्या है ये? फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज थोड़ी आया इसमें, ये फिजिकल चेंज है हमारा। ठीक है, फूड कुक्ड मतलब हमने खाना बना दिया, अभी सब्जी हमारी कच्ची उसको हमने पका दी, केमिकल चेंज है, पूरे केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है। फूड का डाइजेस्ट होना, फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, बहुत सारे एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करते हैं, अगेन उसमें फाइन उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, इसका मतलब केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कैटाबोलाइज करता है हमारे जो हमारा ग्लूकोज होता है उसके ऊपर एक्ट करता है वो, जिससे हमारा एनर्जी जिससे हमें मिलती है, एटीपी मिलता है, तो ये अगेन केमिकल चेंज है। ठीक है, इसमें सारे केमिकल चेंज है एक्सेप्ट इसको छोड़ के। टीयरिंग ऑफ पेपर, ये क्या है? हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबसे पहले तो केमिकल और फिजिकल चेंज। अब एक और देखो, इसमें दिया हुआ है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जब हम जलाते हैं, मोमबत्ती को, तो वो क्या फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है या बोथ है? देखो, उसको हम जला रहे हैं, जलना मतलब केमिकल चेंज, और उसमें जो मोम होती है वो टपक के गिर रही होती है जो साइड में, वो क्या हो रहा है? वो फिजिकल चेंज है हमारा। ठीक है, वो वापस से मोम बन रही है ना, तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या है? बोथ। क्या है? बोथ, क्योंकि बर्निंग ऑफ कैंडल हमारा फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अब हम अपने असली टॉपिक पे आए हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अभी हमने केमिकल चेंज पढ़ा था, ये केमिकल चेंज के प्रोसेस को होने को ही देखो, प्रोसेस
in which one or more substances converted into new substances। एक सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अलग नए सब्सटेंस में, तो वो हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखो केमिकल रिएक्शन में जो यहाँ लिखी रहती है रिएक्शन के पहले, एरो के पहले जो लिखा रहता है हमें उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और एरो के बाद जो लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। एरो के बाद जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। समझ में आया? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस इज कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें चेंजेस किस में आ रहे हैं, केमिकल चेंज, यानी कि उसमें हम केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आएंगे, ठीक है, वो होता है हमारे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारे कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लिए मैंने केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल। अगेन रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी हमने केमिकल चेंज में भी पढ़ा था। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको जब हम जलाते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, एमजीओ गैस। ठीक है, तो ये अगेन केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड पीछे बताया अभी, रेस्पिरेशन ये भी बता दिया। ये सब क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बिल्कुल हमारे 1 2 3 5 5 है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बिल्कुल टिप्स ऑफ टंग पे होना चाहिए आप लोगों के। क्या है, देखो चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो उसमें कलर में चेंज आ सकता है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखो ये हमारे 5 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। या तो उसमें कलर में चेंज आ सकता है, यानी कि जब एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बन रहा है तो क्या क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कलर में चेंज आएगा पहला, दूसरा स्टेट में चेंज आएगा, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है। तीसरा टेम्परेचर में चेंज आएगा। चौथा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हो सकती है, गैस रिलीज हो सकती है। ठीक है, और 5वां क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बन जाना, नीचे जो बैठ जाता है प्रेसिपिटेट बनके। ठीक है, ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 5। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहला क्या है हमारा, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना। अगर हम कॉपर को रिएक्ट कराते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से, तो हमारा बनता है ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट। क्या बनता है, ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट। इसका मतलब इसका कलर में चेंज आ रहा है, ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट बन गया प्लस सिल्वर। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल हो गया, चेंज इन कलर। दूसरा हमारा है चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आना। देखो अभी हमने हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराया तो हमारा वाटर बन गया जो कि लिक्विड फॉर्म में है। 2 गैसेस को रिएक्ट करा के हमने एक लिक्विड फॉर्म में वाटर को बना लिया, तो यानी इसकी स्टेट में चेंज आ गया। ठीक है, इसकी स्टेट में चेंज आ गया दूसरा। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जो होता है, ठीक है, प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर हम पानी डालेंगे ना तो बहुत गरम गरम हीट निकलेगी उसके अंदर से, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर में चेंज हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा रिएक्ट करके, प्लस हीट निकलेगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो होता है उसमें हम पानी डालेंगे तो बहुत गरम गरम हीट निकलेगी उसके अंदर से, तो यानी टेम्परेचर में चेंज आ गया अगेन। ठीक है, अब चौथा है हमारे इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होती है। जिंक के अंदर अगर हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, तो हमारा बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई हमें दिखती है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5th है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का बन जाना। बेरियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं सोडियम सल्फेट से तो हमारा बन जाता है बेरियम सल्फेट, जो कि प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और हमारा बन जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, ये 5 हमारे बिल्कुल टिप्स होने चाहिए, ये एग्जाम में आता है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बताओ क्या क्या था, बताओ। पहला क्या क्या था हमारा, पहला था चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन स्टेट, चेंज इन एक हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, और एक इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे। चलो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारी। देखो हमने जो केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ी है ना, उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसके फॉर्मूले के साथ, उसी को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। इसके सिंबल्स के और इसके फॉर्मूलाज के साथ इसको यूज कर रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से उसको लिखना है, इसी को ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा मिलके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जो मैंने पीछे बताया था ना केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल दिया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, वो ये होता है मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, इन्वायरमेंट में हमारी ऑक्सीजन होती है तो हमारा MgO गैस निकलती है, ठीक है। और ये अभी बैलेंस नहीं है इक्वेशन, मैंने अभी बैलेंस नहीं किया, ये भी बैलेंसिंग की अभी बात ही नहीं की है। मैंने अभी केमिकल इक्वेशन बताया, केमिकल इक्वेशन क्या है समझ आ गया। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है केमिकल रिएक्शन को, बस और कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये बैलेंसिंग जो है एग्जाम में आती है, बैलेंस करना हमें सीखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक तो एरो से पहले यहाँ पे लिखा रहता है कुछ, ये एरो से पहले कुछ लिखा हुआ है और एरो के बाद जो लिखा है, इन दोनों के इनमें जो ये एक एटम होता है और ये मॉलिक्यूल है, इनके नंबर काउंट करने हैं, एटम्स के नंबर काउंट करने हैं, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हमें बैलेंसिंग का मतलब क्या है, दोनों साइड इनके एरो के दोनों साइड हमें नंबर ऑफ एटम्स हमें इक्वल करने हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड, ये होती है हमारी रिएक्टेंट साइड और ये होता है हमारा प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे जो मास होना चाहिए एटम या मॉलिक्यूल का, वो इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। और हमें इसमें क्या करना है, बैलेंसिंग के लिए दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है, ठीक है। देखो स्टेप्स, सबसे पहले स्टेप्स क्या क्या है इसके बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन लिख लेनी है, जैसे यहाँ लिखी हुई है, आयरन है, वाटर है, मिलके क्या बन रहा है, ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये हमें एग्जाम में दी हुई होगी, क्वेश्चन है, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें सिंपली देखो काउंट करो ईच एटम्स ऑफ एलिमेंट, सारे एटम्स काउंट करने हैं, दोनों तरफ से काउंट कर लिया हमने। जैसे ये आयरन है, आयरन हमने रिएक्शन में देखा 1 था और प्रोडक्ट में 3 था, ठीक है। यहाँ देखो आयरन 1 ही है, यहाँ पे 3 है। हाइड्रोजन देखो कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1 है, यहाँ पे 4 है। ये पहले ऐसे हम टेबल बना के लिख लेंगे, इससे इजी हो जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बैलेंसिंग ऑक्सीजन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसको बैलेंस करो जो ज्यादा नंबर में है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा नंबर में है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 है, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर में ऑक्सीजन है, तो इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। एनसीईआरटी ऐसा कहती है, तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को देखा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो अब हमें इसको भी 4 करना है। तो इसके आगे हम देखो बैलेंसिंग में ना हमेशा यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है आगे लिख सकते हैं नंबर्स, बैलेंस पीछे इसके नहीं लगा सकते हम, ठीक है। तो हमने 4 करना है, आगे हमने H2 के आगे जो है वो 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए, देखो ये 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। अब हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, पर हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से 2 था, अब 4 2 सा 8, अब 8 हाइड्रोजन हो गए हमारे, और यहाँ पे हमारे सिर्फ कितने, यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। नाउ बैलेंस अदर एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 2 सा 8, तो यहाँ पे भी हम 4 लगा देंगे, 4 2 सा 8 हाइड्रोजन हो गया दोनों तरफ। अब हमारा क्या बचा है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बस आयरन बचा है। आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लगा दो, बस सिंपल, यहाँ पे 3 लगा दो। अब ये ऐसे अगर एग्जाम में आता है तो लिख सकते हैं, फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो ये आयरन हमारा सॉलिड है, वाटर गैस की फॉर्म में, ये हमारा आयरन का ऑक्साइड जो बना है ये सॉलिड है, और ये हाइड्रोजन हमारी गैस है। तो ये हम लिख सकते हैं फिजिकल स्टेट, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। समटाइम्स जो होता है, कभी कभी रिएक्शन की कंडीशन होती है कि हम उसमें उसका टेम्परेचर भी लिखे, प्रेशर लिखे, कैटलिस्ट लिखे। कैटलिस्ट मतलब एक एंजाइम होता है जो यूज होता है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट, तो ये कभी कभी ऐसा रिएक्शन की कंडीशन होती है कि ये भी लिखा जाए कि कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, तो ये भी लिख देते हैं, ठीक है, कभी कभी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि 340 ATM मतलब कि प्रेशर लिखा हुआ है। ये एक रिएक्शन है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में
क्लोरोफिल के साथ ये हमारा ग्लूकोज बनता है प्लस वाटर बनता है। ये किस चीज की रिएक्शन है, याद आया, ये लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं हम। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट जो खाना बनाते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके हमारा ग्लूकोज बनाते हैं, यानी खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। और क्लोरोफिल कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है, इसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है, इसलिए ये भी लिखा जाता है। ठीक है, और बाकी ये लिखा है एक्वस लिक्विड, इसकी स्टेट लिखी हुई है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस वाली। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस रिएक्शन इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यही आता है एग्जाम में इसमें से। ठीक है, या तो बैलेंसिंग आएगी इसमें एग्जाम में या फिर टाइप्स आएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, चैप्टर तो बहुत इजी है। इस चैप्टर बहुत स्कोरिंग भी है, इस चैप्टर को तुम अच्छे से करके जाना बिल्कुल। देखो, पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कंबाइन होना, नाम में दिख रहा है, कोई किसी भी दो चीज का कंबाइन होकर एक चीज बन जाना। देखो, टू या टू से ज्यादा, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, वाटर। तो ये हमारी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है ये। देख के, अगर ये एग्जाम में अगर एमसीक्यूज में आती है ऐसे कि देख के बताना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, आराम से बता सकते हो। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कोई एक सब्सटेंस बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो मतलब दो चीज कंबाइन हो रही है, कॉम्बिनेशन। अब ये डिकम्पोजिशन जो है ना, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। देखो, अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। वहां दो से ज्यादा मिलके एक बना रहे थे, यहाँ एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना देगा। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस बन जाएगा। अब डिकम्पोजिशन के भी टाइप्स होते हैं 3, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल नाम से दिख रहा है हीट, मतलब हीट की प्रेजेंस में होगा जो, वो हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, एक है हमारा फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, ये होगा हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स पता चल गए। देखो, अब हम पढ़ेंगे थर्मल। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में होना। थर्मल नाम ही थर्मल का मतलब ये होता है हीट। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। थर्मल देखो, ये KClO3 है, ये एक सब्सटेंस से टूट के दो सब्सटेंस बन रहे हैं। यहाँ पे भी एक सब्सटेंस से टूट के दो सब्सटेंस बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, डिकम्पोजिशन हो गया ना। एक से लेके एक सब्सटेंस से दो या दो से ज्यादा टूट कर ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। KClO3 हमारा टूट के क्या बन रहा है, KCl प्लस 3O2। यहाँ पे हमारा वाटर है, टूट के क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या बन रहा है, AgCl जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में Ag सिल्वर में और फ्लोरीन गैस में टूट रहा है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ऐसे रिएक्शन को याद कर लेना है तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेस करना किसी भी चीज को, कोई भी एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है ना, वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बस ये डेफिनेशन, जितनी मैंने डेफिनेशन लिखी है ना छोटी छोटी सबकी, बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए वो आप लोगों के। ठीक है, अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट। इनमें ज्यादा रिएक्टिव क्या है हमारा, जिंक है। तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन पे और खुद इसकी जगह पे आ जाता है। खुद क्या बना लेगा वो, जिंक सल्फेट और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अब तुम पूछोगे कि रिएक्टिव हमें पता कैसे चलेगा, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो आगे की क्लास में आप पढ़ोगे, बड़ी क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिससे हम पता लगाते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। दो सब्सटेंस से दोनों अपने अपने आयन को एक्सचेंज कर लेंगे, एक दूसरे की जगह पे चले जाएंगे खुद। एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन कंपाउंड्स। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड
अब देखो सल्फेट के साथ बेरियम आ जाएगा, बेरियम सल्फेट बन गया प्लस का सोडियम क्लोराइड बन गया। इस वाले सल्फेट के साथ हमारा क्या आ गया, बेरियम आ गया, और क्लोराइड के साथ हमारा क्या आ गया, सोडियम आ गया। तो सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 रिएक्शन पढ़ लिया अभी तक हमने, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और एक थी डिकम्पोजिशन। ठीक है, सारे समझ में आएंगे। 5वीं है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या था, 9th और 10th के लेवल पे हम रिडक्शन का मतलब क्या पढ़ते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या ऑक्सीजन का निकल जाना हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। A reaction where oxidation and reduction occur simultaneously, जैसे कि जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड। अब जिंक के साथ यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इस जिंक का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर से हमारा ऑक्सीजन निकल गया, तो इसलिए कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया कॉपर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। चलो सबसे पहले हम दोबारा से टाइप्स ऑफ रिएक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने 5 टाइप की रिएक्शन बताई। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या था, कोई भी 2 सब्सटेंस कंबाइन हो गए, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर कोई एक सब्सटेंस बना दे रहे हैं, एक कंपाउंड बना दे रहे हैं, तो यानी वो कंबाइन हो रहे हैं, तो नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन, इसका बिल्कुल अपोजिट, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस को बना दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। ये कितने हमारे 3 टाइप्स के, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक। थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, फोटोलाइटिक मतलब सन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा है हमारा डबल डिस्प्लेस, तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या था, डिस्प्लेस करना, जो एक हाई मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो अपने से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड। ठीक है, आयन का डिस्प्लेस हो जाएगा, एक्सचेंज, अपने अपने आयंस को वो एक्सचेंज कर लेंगे, खुद एक दूसरे की जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, और 5वां हमारा क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा हो। ठीक है, अकर साइमल्टेनियसली। अब देखो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे भाग आ गया, इसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या नाम है इसका, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजाना की जिंदगी में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ते हैं। एक है हमारा कोरोजन, एक है हमारा कोरोजन, और दूसरा है हमारा रेंसिडिटी, दूसरा है हमारा रेंसिडिटी। ठीक है, तो देखो कोरोजन क्या होता है, स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। आपने देखा होगा कोई भी हमारा मेटल होता है, वो जब हम उसको एयर और वाटर की प्रेजेंस में उसको ऐसे छोड़ देते हैं, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर या तो रस्ट, जंग लग जाता है, जैसे आयरन का रस्ट लग जाना, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक मिनट, सॉरी, ओके, ओके, सो दिस इज द कोरोजन। कोरोजन क्या था हमारा, स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। कोई भी मेटल है हमारा, उसका अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मॉइस्चर के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है, तो उसके ऊपर रस्ट लग, जैसे उसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है। ठीक है, ये तो मैंने पहले भी ये वाला एग्जांपल बता दिया है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल था, और यहाँ पे कोरोजन का भी एग्जांपल है। ठीक है, आयरन के ऊपर रस्ट लगना है, किसका एग्जांपल है, हमारा कोरोजन का। इसकी डेफिनेशन यही सिंपल सी, यही लिख के आनी है आपको एग्जाम में, स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। अगर
याद कर सकते तो कर लो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आयरन का ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा आयरन का ट्राई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गई हमारी कोरोजन की रिएक्शन। दूसरा हमारा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का सिंपल मतलब है जैसे कि खाना है उसका सड़ जाना। ठीक है, खाना जो होता है उसको सड़ जाना। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। अब खाने में हमारा ऑयल है या तो फिर फैट है, ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उस समय क्या होता है, स्मेल आती है, फाउल स्मेल एंड टेस्ट। टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, और स्मेल भी चेंज होती है, स्मेल आती है। ठीक है, फाउल स्मेल एंड टेस्ट। तो ये रेंसिडिटी की डेफिनेशन इजी सी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट लीडिंग टू फाउल स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, अब इसका प्रिवेंशन आता है एग्जाम में कि हम रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं अपने खाने को सड़ने से। तो प्रिवेंशन क्या है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ऑयल और फैट का, तो इसका उल्टा हमें कुछ करना पड़ेगा इसे बचाने के लिए। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं उनका यूज कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन, खाने को हम फ्रीज कर सकते हैं फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख के। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट मतलब कि हमें ऑक्सीडेशन से बचाना है तो बिल्कुल एयर तो उसको मिलनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये तीन उसके क्या हो गए, प्रिवेंशन हो गए हमारे। ठीक है, ये तीन प्रिवेंशन हो गए। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पैकेट्स ऑफ चिप्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ये हमेशा ही आता है ये वाला क्वेश्चन, तो समझ लो। पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। जो चिप्स के पैकेट होते हैं हमारे इतने फूले फूले जो आते हैं भरे हुए, ठीक है, वो क्यों नाइट्रोजन गैस से हम उसको क्यों फिल करते हैं? सिंपल सा आंसर है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा, फाउल स्मेल आएगी, टेस्ट खराब हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उसी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हमारे जो चिप्स के पैकेट हैं उनको हम क्या करते हैं, फ्लड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस से हम उसको भर के रखते हैं। ठीक है, अब एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है, वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो हमारा होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर क्यों करते हैं? देखो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हमारा जो ये ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हम ब्रीदिंग जब करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना अंदर, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जो है ये इस ग्लूकोज को कैटाबोलाइज कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में और वाटर में। ठीक है, और प्लस बहुत सारी हमें एनर्जी मिलती है, 38 ATP मिलती है हमें। ठीक है, ATP मतलब एनर्जी होती है, ये एनर्जी करेंसी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, बिकॉज इट रिलीज एनर्जी। अब ये एनर्जी रिलीज कर रही है, और एनर्जी हमारी किस फॉर्म में रिलीज करती है, ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में, एटीपी हमारा एनर्जी करेंसी होता है। ठीक है, इस फॉर्म में ये हमारी एनर्जी को रिलीज करती है। तो एनर्जी जब रिलीज होती है ना किसी रिएक्शन से, तो वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हमें एनर्जी मिलती है रिएक्शन से, रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्योंकि रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिल रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के में 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन के जो केमिकल बॉन्ड्स है ये ब्रेक होते हैं। ब्रेक जब टूटते हैं तो नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, किसके, CO2 और H2 के। पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनते हैं CO2 के और H2O के। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये हमारा रेस्पिरेशन समझ आ गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है,